रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, हमारा ये यकीन है कि सिर्फ तुर्बत ही रोशन नहीं रही होगी, बल्कि नाम ही ऐसा था कि जो रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। और क्यों ना रहे, क्योंकि जब आने वाली नस्ल भी उसी अंदाज़, उसी तरीक़े से, उसी लय में और उसी आवाज़ के साथ उस कलाम को पढ़े तो फिर हमारी ना सिर्फ यादें ताज़ा होती हैं, यकीनन आंखें ज़रूर नम होती हैं, लेकिन दिल में ये उम्मीद होती है कि अमजद भाई अभी कहीं गए नहीं हैं। मशहूर कव्वाल और समा फैमिली का बहुत ही अहम जुज़ शहीद अमजद साबरी। आज हमने मदऊ किया उनके साहबजादे मुजद्दिद को, और उन्होंने अपने वालिद के अंदाज में ही एक खूबसूरत कलाम पेश किया है। तो मुजद्दिद, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, बहुत सारी यादें वापस आ गई हैं, और क्यों ना आए, क्योंकि आवाज़ में वही हम आहंगी हमें नज़र आ रही है, और वो जो बीच में अल्लाह पढ़ने का अंदाज़ है, उससे बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, मेरे तो भी सोच चुके हैं। मुजद्दिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपका बड़ा टाइट शेड्यूल है, लेकिन इस टाइट शेड्यूल में भी हमने मतलब जो है ना वो पकड़ लिया है आपको। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपसे बात हो ही रही थी तो आप ये बता रहे थे कि समा से ऐसा ताल्लुक़ है आपका और शहीद वालिद साहब का भी, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसी से आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि समा चैनल से तो वालिद साहब का और हमारा एक पुराना रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और लास्ट जो उनकी ट्रांसमिशन थी वो भी समा चैनल की थी। तो ये कि समा चैनल जब भी याद करेगा हम हाजिर हैं। बेशक बेशक। मुजद्दिद, आपको यहाँ देखकर बेइंतहा खुशी हो रही है, बेइंतहा अच्छा लगा कि आप आए। ऐसा लगता है जैसे फैसल ने कहा कि बिल्कुल यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। और आपने अभी जो खूबसूरत कलाम पढ़ा है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल, ऐसा तो मेरा रिकॉर्ड करने का प्लान नहीं था। इससे पहले भी मैं एक कलाम रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैंने आपको बताया। और ये एक प्रोडक्शन हाउस था, वो मेरी एकेडमी में है जिधर मैं सीखता हूँ म्यूज़िक। तो उधर आए हुए थे, मतलब अचानक से हम उनसे मिल गए। मतलब उनकी इंटेंशन नहीं थी कि वो हमसे मिलने के लिए हैं, तो वो मिल लिए, तो फिर एक मीटअप हो गया, फिर सारी बातचीत हो गई। उन्होंने कहा कि ट्रैक करते हैं, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, वो हो गया। और ये रिकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट आज से 6 माह पहले की हो गई थी। इसकी वीडियो भी हो गई थी, लेकिन वो कुछ और सेटअप था सारा। मतलब मुझे कह दिया, मैं फुल अपनी तरफ से इजी हो गया था कि ये हो चुका है, तो उनके बस रिलीज़ करने की देर थी। लेकिन फिर ऑलमोस्ट उसकी कुछ 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आई कि जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि मुजद्दिद की वीडियो वापस करनी है। अच्छा। जो पहले हुई थी वो सही नहीं हुई। तो फिर ये अभी रिसेंट जब मैं इधर आया हूँ, आई गेस 2 जनवरी को ये रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद उसकी लोकेशन यही कराची की? जी, कराची की। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि एक तो अमजद भाई से हमने बहुत सीखा, उनकी जो इनकी खूबसूरत गायकी थी, कलाम पढ़ने का तरीका था वो एक तरफ, उनकी जो आजिज़ी थी वो दूसरी तरफ। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसको कहते हैं गर्दन में सरिया आ जाता है, एक चीज़ हिट हो गई और उसके बाद बस मैं ही मैं हूँ। लेकिन जो जानते हैं अमजद भाई को और जो नहीं भी जानते उनके लिए भी मैं बता दूँ कि अगर आप कभी जाते उस गली में और वहाँ पे उनका ये होता था वतीरा, शाम में निकले पान वाला खोके पे जो है कोने में, उसके पास गए हैं, वहाँ पे खड़े होके। फिर कभी हमने देखा कहीं मुहर्रम आया तो वो न्याज बांटने में, रमज़ान आया तो अफ्तार बांटने में। मुझे वालिद से आपने, अगर मैं कहूँ, कुछ वो चीज़ें सीखी तो वो क्या चीज़ थी? सच कुछ सीखने का तो मौका नहीं मिल सका, लेकिन ये है कि उनकी आदत देख के कुछ ऐसी आदत आ चुकी हैं जो मुझे लगता है कि अक्सर मेरी वालदा मुझे कहती है, मुझे तो क्या लगेगा, लेकिन मुझे वालदा कहती है कि तुमने अपने वालिद साहब वाली हरकत करी। तो ये कि सीखने को इन म्यूज़िक
कव्वाली इसमें कुछ नहीं सीख सके क्योंकि टाइम नहीं मिला, और मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट पहले बिल्कुल भी नहीं था, जी। तो मैंने बिल्कुल नहीं सीख सका। मेरा छोटा भाई मुहिब अली, सबसे छोटा भाई, वो मेरा मतलब बचपन से ही, अभी भी छोटा ही है वो, लेकिन बचपन से ही वो म्यूज़िक की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड था। और तो मेरे तायबू हैं, उनसे सीखता था वो, मतलब आई गेस 1 क्लास में होगा आई गेस, तो वो जाके स्कूल से आके उसने बैग रखना है और तायबू के पास बैठ जाना है कि मुझे सिखाएं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहा है, और अभी 8 क्लास में आ गया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरे एक हम तीनों भाई में इंशाल्लाह मिलके एक इंशाल्लाह। ग्रुप लीड करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुजद्दिद, कुछ शेयर करें कि जब अमजद साहब भी आपके मतलब अमजद साहब भी जब जिंदा थे तो ऑब्वियसली उनकी आपसे कुछ बात होती होगी, वो कुछ ना कुछ शेयर करते होंगे, तो कोई यादगार लम्हात, कोई ऐसी बात जो आप उन्होंने आपसे की हो, आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बिल्कुल, वालिद साहब मेरे थोड़े से फ़नी मिजाज के आदमी थे, तो अक्सर हम मतलब सब बहन भाई मिलके और डैडी मिलके मम्मा को परेशान किया करते थे। तो उनका मूड ऑफ करके मम्मा को लगता था कि हम मनाएंगे उनको, फिर साथ लेके चले जाएंगे बाहर। डैडी ऐसी मजाक मजाक में उनको छोड़ के चले जाते थे। थोड़े से फिर उनके शौक इस तरीके थे, जब हम साथ शीशे खोल दिए, सनरूफ खोल दी, गाने फुल वॉल्यूम में लगा दिए, और हम मतलब एक पार्टी सीन करें। और ये कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, और उनको झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत थी, और इस बात पे मैं मार भी खा चुका हूँ। सही। एक किस्सा है ये भी। सही। तो उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलने की हिम्मत होती। चलिए, ये तो बचपन हाँ, की ये तरबियत तो की हाँ, बात बिल्कुल, होती है ना। हाँ। इससे पहले कि हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू करें, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़रा बीच में बिल्कुल कुछ कलाम हो जाए, 1-2 लाइंस हो जाए प्लीज़। बिल्कुल। सुबह का टाइम है, इस टाइम पे अक्सर कोई कव्वाल नहीं गाना पसंद करेगा, और क्योंकि मैं रात को इवेंट से आया हूँ, और मैं क्योंकि 5 बजे आया था, तो मैंने कहा अगर मैं सो गया तो फिर मैं इधर आ नहीं सकूँगा। अरे भाई ज़रा नवाजी, लेकिन जाग ही रहा हूँ। और ये है कि सुबह का है, थोड़ा सा लिहाज आप लोगों को पड़ेगा। नहीं कोई और ये है कि जो कलाम अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, इसकी 2 अशार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है, ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की। वो अर्ज़ समा का मालिक, ये मलका बहरोबर की, वो अर्ज़ समा का मालिक, ये मलका बहरोबर। ज़मीन रक़्सा, ज़मीन रक़्सा है रक़्सा आसमां भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, ओ अली के साथ है ज़हरा की शादी। कमाल बात है। अभी ब्रेक में जब मैं अंदर गया था, मेरे दोस्त जितने हैं अंदर, प्रोड्यूसर वगैरह थे, तुम्हारे ना अंदर एक वो क्या कहते हैं, शौक उभर रहा होगा कि मुजद्दिद के साथ साथ कुछ पढ़ो। मैं उनको यही कह के आया था कि कहाँ इसकी पिच हाँ। और कहाँ हम, और वो मेरे ख्याल से अब उनको भी और सुनने वालों को पता चल गया होगा। जिस वक्त मुजद्दिद ने शुरू किया है कलाम, उन्होंने कहा है कि आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। मुझे तो कोई लफ्ज़िश, मतलब कोई तकनीकी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे कोई लफ्ज़िश नज़र नहीं आई। और दूसरा, जब आपने ये पढ़ना शुरू किया, ये जितने मेरे कैमरामैन हैं, इन्होंने अमजद भाई को सुना हुआ है, तो ये इस कैमरे के पीछे जो कैमरामैन है, उन्होंने पहले ही हाथ उठा लिए थे कि भाई मुझे चीज़ें जो है ना वो याद आ गई हैं। तो अच्छा मुजद्दिद, अब मुझे ये बताएं आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी क्या कर रहे हैं, और मौसीकी को लेके, म्यूज़िक को लेके, कव्वाली को लेके क्या सोचा हुआ है? अभी मैं स्टूडेंट हूँ 11th का, लाहौर के अंदर। मैं स्टडीज़ को अपनी आगे देख रहा हूँ, क्योंकि वालिद साहब का मेरा मेन मोटिव यही था कि स्टडीज़ छूटे ना बीच में प्रॉपर, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी चार्टेड अकाउंटेंट थे।
वो मतलब वो अपनी डिग्री नहीं पूरी कर सके क्योंकि मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे और फिर वापस आ गए, फिर उन्होंने लेगेसी पकड़ी और उसको कैरी ऑन किया। और ये लेकिन वो हमें चाहते थे कि पढ़ाई पे फोकस, वो यही कहते थे कि सब कुछ बस पढ़ाई करो, फिर आगे देख लेना जो करना होगा, बिज़नेस वाली साइड पे जाना, बिज़नेस कर लेना, कोई जॉब करनी है, कुछ और म्यूज़िक में किसी भी उसके पार्ट में आपको जाना है वो कर लेना। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कव्वाली करते हुए मुझे प्रोफेशनली 1 साल हो गया। इसी जनवरी 22 ऑफ जनवरी को मतलब मुझे 1 साल हो गया। मेरा पहला इवेंट जो मैंने किया था स्टार्ट वो 22 जनवरी। अच्छा, आखिर में मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं हर सवाल पे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं हमेशा करता रहूँगा क्योंकि आप यहाँ पर आए और ऐसा माहौल आपने समा में आके ऐसा समा बांधा है कि हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। इस सवाल के साथ और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कौन सा जो है वो डैडी का कलाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा जो फेवरेट है मैं पर्सनल बता दूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो जिस वक्त पहली बरसी थी तो मुझे ये सादत नसीब हुई थी कि वो पढ़ा भी था मैंने कि जबर के अंधेरों में ज़िंदगी गुजारी है। उसका तो वो एक लेवल अलग है ना, उसकी तो क्लास अलग है, उस पर तो लोग खड़े हो जाते हैं, झूम उठते हैं। तो मुझे आपका कौन सा फेवरेट है और आखिर में वो भी गुनगुनाते जाएं प्लीज़। बिल्कुल, मेरे वालिद साहब के बहुत सारे कलाम हैं और नात में भी है और गज़लियात में भी हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अगर नातों में देखा जाए तो मुझे जो फेवरेट जो 24/7 मेरी गाड़ी में चलता रहता है वो है ना बड़े अदब की हद से, ये दयारे मुस्तफ़ा है। और उसके बाद एक नात की तरफ आ जाते हैं तो हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं। अरे वाह, ये गज़लिया, ये 2 कलाम ऐसे हैं कि स्टार्ट उससे होता है तो एंड इसी पे होगा। तो आप बस एंड जो है वो किसी से कर देर ना कीजिए आप। एक मैंने मौला अली की मनक़बत सुना दी, मैं चाहूँगा कि आपको गज़ल के थोड़े से शेर सुना दूँ। हम रात को उठ उठ कर हो, हम रात को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं। हम रात को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने शबिस्ता में हो, वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं। इस कलाम के अंदर जो मेरा फेवरेट शेर है वो है ये, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं। कैसे? महफिल में तो हंसते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। थर जहां पानी सोना है, पानी चांदी है, पानी बेशकीमती है मगर पानी बेशबहा नहीं। ये साल 2022 है, नए साल का आगाज हो चुका है और पूरी दुनिया इसका जश्न मना रही है। लेकिन पाकिस्तान के सूबे सिंध का इलाका थरवासी अभी भी सदियों पुराने तरीके से पानी निकालने पे, खुद पीने पे और अपने मवेशियों को पिलाने पे मजबूर हैं। आखिर कब इनके हालात बदलेंगे, कब हुकूमत इनका साथ देगी? हुकूमत तो दावे करती है, हुकूमत तो वादे करती है कि उसने आरओ प्लांट्स भी लगाए हैं और पानी को फिल्टर भी कर रही है। उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? और थरवासी अपनी किस्मत बदलने के हवाले से कोई उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते हैं? आज के शो में यही बात होगी। थर में जिंदगी कई फीट ज़ेरे ज़मीन है और इस जिंदगी को जीने के लिए, 2 घूंट पानी पीने के लिए कई बार तो मरना पड़ता है। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ उस सर के ऊपर से मटके वगैरह भर के लाते हैं पानी के लिए
और जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, जो हामला होती हैं, उनका हमल भी कभी कभी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इस इदारे को फ़ाल किया जाए। थरवासी आज भी कदीम तरीके से पानी निकालने पे मजबूर हैं। ये खूह जो है ये पाकिस्तान कायम होने से पहले का है। सुबह से शाम तक पानी निकालते हैं, फिर चौपाई माल आता है, पी लेते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आता है पानी पीने के लिए। शाम तकरीबन शाम को आते हैं। ये असांजो पुराणो तरीक़ो आहे। असांजो माल हिन हिते 80 खां 90 साल थी गुज़री चुका आहिनि। अबा ॾाॾनि खां वठी इहो ई तरीक़ो असांजो हलंदो रहियो आहे। असांजो चौपायो माल तमामु तकलीफ़ सां पाणी कढूं था। सुबुह खां वठी शाम ताईं ॻोठ पाणी भरे थो, ॿार बचो पाणी भरे थो। असांजो चौपायो माल हर रिढ बकरी उठ ढगी सभु असांजो इन खूह ते पाणी माल पीए थो। असांखे ॿियो को बि तरीक़ो कोन आहे। असांखे कुझु न कुझु हुकूमत अहिड़ो सहारो ॾिए जो असांजो माल चौपाए लाइ पाणी कढण या असांखे तकलीफ़ न थिए। इस तपते सहरा और गर्म धूप वाले खित्ते में यहाँ के वासियों का पानी हासिल करने का ये कदीम पुराना तरीका इनका वाहिद सहारा मालूम होता है। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने जो वादे किए, जो दावे किए, जो आरओ प्लांट लगाए, वो कितने फंक्शनल हैं और कितने नॉन फंक्शनल। हुकूमत तो कहती है कि हमने बहुत काम किया, तो इस बहुत काम के पीछे क्या हकीकत है और क्या फसाना, चलिए जानते हैं। चलिए अब उस हकीकत से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है कि जिसके बारे में हुकूमत कहती है कि बहुत काम किया है, थर के वासियों को बहुत पानी दिया है। कितना दिया है, कितने आरओ प्लांट लगे हैं और कितने उनमें से फंक्शनल हैं। सबसे पहले तो हमें आके इधर ये इसको हटाना पड़ रहा है। ये अब फिक्र ना करें, ये लकड़ी तो शायद ऐसी लगी हुई थी, अंदर खुला होगा। आ जाए आ जाए आ जाए। ये जाले सिर्फ यहाँ लगे हुए, लेकिन फिक्र ना करें, अंदर सब चल रहा होगा। माजरत के साथ अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। ये उन आरओ प्लांट्स, उन कई आरओ प्लांट्स में से एक है जो लग तो गए, चल नहीं रहे। हालत आप देख सकते हैं, लाखों रुपए की मशीनरी मट्टी में अटी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये मट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ जो यहाँ पे मशीनरी है, जंग भी उसमें लग रहा है, खराब भी हो रही है। और तो और मेंटेनेंस का ये आलम है कि इसमें से अब ये जाले भी जो है यहाँ पे लग चुके हैं। तो ये था हुकूमत का वो दावा जो उसने किया हुआ था कि हमने बहुत आरओ प्लांट्स लगाए हैं। एक तो हमने आपको दिखाया, इस तरह के कुंडार शुमरा गांव जैसे कई गांव हैं कि जहां पे आरओ प्लांट्स तो हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। कुछ मुकम्मल बंद तो कुछ अध खुले प्लांट्स हुकूमती कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहे हैं। घर का मसला पानी, पानी के मसले का हल आरओ फिल्टर प्लांट्स, लेकिन वो सारे आरओ फिल्टर प्लांट्स खुद मसले मसाइल का शिकार हैं। ऐसे में जहां बहुत सारे आरओ प्लांट्स बंद है, वहीं पे एक हमें ऑपरेशनल भी मिला। अब ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अभी ये साल हुई है ना, वो ख़राब पड़ा, सही चलता नहीं है, अभी पानी मिलता नहीं है। हम मेरा भी घर नज़दीक है, हम दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। ये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है हमें। और बंद क्यों ना हो, जिनको ये चलाना है उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। वजह यह है तो आरओ प्लान है वो मैंने उन्होंने पगार नहीं मिलता है। 16 मेहनत है, रोडन ते आया का पगार नहीं मिलता है, डीसी के जवाब देता है का तकला नहीं है। तकरीबन इसको 16 माह हो गए जो हो चुके हैं, ये पानी नहीं मिल रहा है यहाँ। जब लोगों का देरीना मसला पानी हो और सहरा के बीचों बीच हुकूमत उनके मसले का हल इस तरह धोखेदही की सूरत में दे,
तो वो लोग क्या करें? क्या सूख के मर जाएं या फिर अपनी मदद आपके तहत अपने बलबूते पे खड़े हों और ना सिर्फ खुद पानी का इंतजाम कर लें बल्कि सहरा को गुलिस्तान भी बना लें? कैसे? चलिए दिखाते हैं। एकदम से मंजर बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एहसासात बदल गए। आपको क्या लगा हम पंजाब चले गए? ये पंजाब या कोई और सूबा या कोई और खित्ता नहीं है, यही थर है जिसके मनाजिर कुछ देर कबल हमने आपको दिखाए और जिसके हुकूमती दावे हमने आपके सामने फाश किए। थर के लोग ये जान गए हैं कि अगर हुकूमत दे या ना दे, हमारे पे न रहना, खुद जागते रहना। तो अब खुद ये जाग गए हैं और जहां कहीं रेत और सहरा होता था, अब वहां पे लहलहाते खेत आ गए हैं। खुदा भी उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते। इसलिए थर वालों ने अपनी मदद आप करने की ठानी है। वो कहावत मशहूर है ना कि मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखाएं। थर के लोग इससे बखूबी वाकिफ हो गए हैं और कहते हैं कि आटा बांटने से बेहतर है आटा उगाना सिखा दें। थर के लोग और कुछ एनजीओज ने मिलके यहाँ पे एग्रो फार्मिंग का आगाज किया है। अब ये क्या चीज है और इससे थर की ये बंजर जमीन कैसे सैराब हो रही है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। जहां एक आरओ प्लांट की लागत 20 से 25 लाख आती है और वो किसी काम का भी नहीं है, ना चलता है, ना लोगों को पानी फराहम करता है, वहीं पे एक एग्रो फार्म की पूरी यूनिट की कॉस्ट 4 से 5 लाख रुपए पड़ती है, जो कि आरओ प्लांट के मुकाबले में इंतहाई सस्ती है। दूसरा इसका मैकेनिज्म यह है कि सोलर पैनल्स के जरिए बोरिंग की तरीके से ये पानी यहाँ से निकलता है और उसके बाद इस पानी को ये ना सिर्फ अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपनी जमीनों को सैराब भी करते हैं और खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ से जायद की जमीन पे थर में आम की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वैरायटी उगा दी गई है, जिसको सेंसेशन मैंगो कहते हैं। और ये आपके सामने पानी भी इसका शुरू हो चुका है। यहीं से ये पानी ना सिर्फ आम की इस फसल को सैराब करता है बल्कि वो दूर सरसों की फसल भी इससे सैराब हो रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे खजूर की फसलें हैं जो कि ग्रो यहाँ पे की जा रही हैं, यानी कि थर के लोग अब अपनी मदद आप कर रहे हैं। 8 से 10 माह कबल दुआ फाउंडेशन एक एनजीओ है कराची की, उनको हमने एप्लीकेशन दी कि हमारी आबाई ज़मीन है 8 से 10 एकड़, तो वहाँ पे हम सिर्फ बारिशों पे रिवायती फसल लगाते हैं और पानी मुयस्सर नहीं है। तो हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, पीने के पानी का भी बड़ा मसला था और फिर मवेशी के लिए भी। थरपारकर के अंदर एग्रीकल्चर का होना ज़ाहिर है एक नई बात थी हमारे लिए। 2 से 4 माह कबल हमने कुछ सब्जियाँ हम यहाँ पे लगाई थी, लौकी, टिंडे और भिंडी। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं सरसों की 1 से 1.5 एकड़ पर फसल लगी हुई है, बहुत ही शानदार फसल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थरपारकर की तारीख़ में पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मज़ाफ़ाती खजूर, शकरी, बसरी और ढक्की ये वैरायटी है खजूर की। और थरपारकर की तारीख़ में सेंसेशन मैंगो ये भी फर्स्ट टाइम लगा है। सबसे बड़ा इस वक्त जो फ़ायदा हो रहा है, हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि हमारी इनकम जनरेट हो रही है। ये सरसों की फसल है, सामने आप देख रहे हैं। इस 1 एकड़ पे हमने 20,000 रुपये खर्चा किया है और हम उम्मीद करते हैं, आप खुद देख सकते हैं, एक अच्छी फसल लगी हुई है और 1 से सवा लाख की आमदनी इससे हासिल होगी। और इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे पहले हम लोग जो हमारे आबा व अजदाद जाते थे भट्ठों पे मजदूरी के लिए, अब वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाएंगे हमारी अपनी ज़मीनों के अंदर। असांखे हिन हालात में जेको पहिरीं हालात असांजो असीं भट्ठनि जी मज़दूरी कंदा हुआसीं, रुलंदा हुआसीं, थाॿा धिका खाईंदा हुआसीं। हींअर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असांजो माना शुक्र गुज़ार आहियूं। बहरहाल असांखे मौला साईं ॾिनो चानस हिकिड़ो कंहिं संगत जे तरफ़ां ॿुधई न, असीं ख़ुशि आहियूं। सिर्फ सरसों की फसल नहीं है यहाँ पे बागात भी अब उगाए जा रहे हैं।
ये आम के पेड़ के नीचे मैं मौजूद हूं एंड टू योर सरप्राइज सिर्फ सरसों और आम नहीं, नीचे गंदुम है, पीछे आम है। अल्लाह ताला ने क्या खूब इंतजाम है। ताई थर बदलिंदो पाकिस्तान। तो जनाब कुछ दोस्तियों की बात कर लेते हैं। अनदेखा पाकिस्तान में आज ऐसे दोस्तों के बारे में बताएंगे जिनकी दोस्ती की मिसाल नहीं मिलती है। अंधेरे से रोशनी का सफर, बल खाती सुरंगों की कहानी, 7 सहेलियों की दोस्ती, अटक में इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार जो 125 साल से यूं ही खड़ा है। सुरंगों की लंबाई 800 से 1800 फीट के दरमियान है, जिनमें से पहली 3 एक सीध में हैं। पहली और दूसरी सुरंग के दरमियान में रेल की पटड़ी पर शकरदरा पुल तामीर किया गया है, जिसके नीचे अतराफ के पहाड़ों से नदी नालों की सूरत में बहकर आने वाला पानी गुजरता है। अटक से बाजारिया ट्रेन ब्रांच लाइन जंड के लिए सफर करें तो 7 किलोमीटर के बाद कंजूर स्टेशन आता है। इससे अगला झलार है। इन दोनों का दरमियानी फासला 10 किलोमीटर है। काला चिटा नामी पहाड़ी सिलसिले में 7 सुरंगें 5 किलोमीटर के फासले पर बनाई गई हैं। सियाह कभी कभार इधर आ भी जाते हैं, रेल से उतर के इधर घूमते हैं। जगह बेहतरीन है, टनल्स है, ये पुल बने हुए हैं रेलवे के। अंग्रेज़ के ज़माने की सारी चीज़ें ऐसी है कि लोग इधर आके दिलचस्पी महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा इनको। रेलवे के मजदूरों को सुरंग के अंदर मुरम्मत का काम करना पड़े तो सूरज की रोशनी को बड़े आईनों के जरिए सुरंग के अंदर फेंका जाता है, जिससे अंदरूनी माहौल रोशन हो जाता है। रास्ते में आगे एक स्टेशन आता है, सुलेमानाबाद भी आता है, बसाल आता है, फिर छोटे छोटे और स्टेशन हैं, तो काफ़ी अच्छे इलाके हैं। आगे तो इधर भी काफ़ी खूबसूरती है, पहाड़ हैं। चौथी बल खाती सुरंग में आगे रोशनी नजर नहीं आती। चौथी सुरंग में पूरी ट्रेन कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। ये अजूबा सुरंगें 7 जुड़वा बहनों की मानिंद हैं, जो वादी के कुदरती हुस्न को मजीद 4 चांद लगा रही हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान का एक शाहकार है ट्रक आर्ट, जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल है। और आपने देखा होगा अक्सर यूरोपीय ममालिक और ऑस्ट्रेलिया में बसेस पे बहुत शानदार इसका आर्ट बना के और प्रमोट किया जाता है। लेकिन अब ये आर्ट जूतों पर भी नज़र आने लगा है। कराची के हैदर अली हैं, उनका ये मुनफरिद आइडिया, और अब यह आइडिया लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इस आर्टिस्ट की सबने खूब तारीफ़ें की। हैदर अली 3 दहाई से ट्रक आर्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दीवारों और गाड़ियों को भी ट्रक आर्ट से सजाया है, और ऐसे में अब आर्टिस्ट हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। हैदर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हैदर भाई मुझे ये बताएं कि बाकी जगह पे तो आपने ट्रक आर्ट जो है पेंट किया, ये जूतों पे पेंट करने का आइडिया कब आया? ये कस्टमाइज पेंट किए मैंने जूते, और तो मैंने सोचा कि इस पे अपने सिर्फ और सिर्फ ट्रक आर्ट को ही नुमाया किया जाए और ट्रक आर्ट इस पे अच्छा लगेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस पे अपने ट्रक आर्ट के डिज़ाइन बनाए। और हर चीज़ पे जैसे आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर ट्रक आर्ट के डिज़ाइन ही बना रहा हूँ, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो
जापान हो, कहीं भी से कोई चीज़ आए या कोई गाड़ी वगैरह हो तो उसको हम अपने ट्रक गार्ड में पेंट कर रहे होते हैं। अच्छा हैदर भाई, जूतों की तो हम आपसे बात करेंगे ही। ये मुझे बताएं कि इतने सालों से आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने अपने इस फ़न का मुजाहरा किया, और जब करते हैं तो लोग जो है वो उसकी पजीराई कैसे करते हैं? मैं मुख्तलिफ म्यूजियम, दुनिया भर के मुख्तलिफ म्यूजियम मुझे इन्वाइट करते हैं, यूनिवर्सिटी इन्वाइट करती है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट और पाकिस्तान हाई कमीशन वगैरह मुझे इन्वाइट करते हैं मेरी टीम के साथ दुनिया भर में, और वो टीम जाती है और वहाँ पे पाकिस्तान के रंग रोशनास कराती है मुख्तलिफ फेस्टिवल में, मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में और मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर। तो लोगों का जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसको अप्रिशिएट करते हैं बहुत सारे लोग। और क्योंकि ये काम दुनिया भर में कहीं आपको और नज़र नहीं आता किसी और मुल्क में, तो पहली मरतबा लोग इसको देखते हैं और काफ़ी इसको अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं। हैदर भाई, आपने बताया कि आपकी टीम भी है पूरी, तो कितने लोगों पर मुश्तमिल टीम है? टीम में कौन कौन क्या क्या काम करता है? टीम में सारे आर्टिस्ट है, ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो तकरीबन 7-8 लोगों की टीम होती है, और कभी कभी 3 बंदे भी टीम में बैरून मुल्क सफ़र कर लेते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा हैदर भाई, अब ज़रा मैं देख भी रहा हूँ कि मुख्तलिफ दीवारों पे आपकी नुमाइश लगी हुई है, होटल्स में भी अब ये ट्रक आर्ट काफ़ी मकबूल होता जा रहा है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये नॉर्मल पेंट तो नहीं होता ना, तो क्या इसमें पेंट इस्तेमाल होता है और क्या दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, थोड़ा सा ये बताएं। ये हमारे काम के अंदर जो पेंट यूज़ होते हैं, बेस्ट पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन कलर वो यूज़ हो रहे होते हैं हमारे काम के अंदर, और उसके अलावा जो मिट्टी का तेल और पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेहतरीन, देखिए कलर बेहतरीन होंगे तो काम भी बेहतरीन होता है। बिल्कुल, तो इसलिए इसको ट्रकों पे भी हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि अच्छे से अच्छे कलर इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छे इस पर पेंट करें, और शेर व शायरी भी अच्छी बनाएं और डिज़ाइन भी अच्छे बनाएं, शेर व शायरी भी अच्छी लिखें। तो उसी से हमारा ट्रक एक समझ लें कि बूम करता है, और लोगों को भी जो ख्वाहिशात होती है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शेर लिखवाने की, तो वो शेर भी लिखवा लेते हैं। जैसे माँ की दुआ जन्नत की हवा, हम चले दुश्मन चले, जो हमसे चले वो साइड पे चले, और फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। इस तरह की शेर व शायरी भी हम लोग करते रहते हैं। हाँ, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, ये वाली भी। अच्छा तो बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। आखिर में मुझे ये बताएं कि जैसे अगर मैं वाइट स्नीकर्स खरीदता हूँ और मैं इस पे आपका ये पेंट करवाता हूँ, तो मुझे कितनी लागत आती है एक के जूते पे? वो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा लागत उसकी, ठीक है ना? नहीं, मैं पर्सनली अपने लिए पूछ रहा, लोगों के लिए भी पूछ रहा हूँ। आप कोई नई चीज लेकर आए, नया वो जूते तो बन गए, अब आप अपने कोई अच्छा ठीक है, दे दें बेल्ट, बेल्ट। अच्छा, आपको पेंट कर देता हूं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। डिजाइन बना देते हैं आप, डिजाइन बना, मैं आता हूँ आपके पास फिर इंशाल्लाह। हैदर भाई थैंक यू सो मच। और ये मजीद आगे बहुत सारे आते जाएंगे, तो हम इन आइडियाज को यहीं रोकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपकी क्या था फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जी ऑब्वियसली बायोलॉजी था। अच्छा, और मेरा मोस्ट अनफेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। बहुत भागता था मैं, मुझे भी मैथ्स एंड आई वंडर कि मैं हमेशा सोचता था कि यार ये बच्चे जो हैं उनको ये मैथ्स पढ़ाते क्यों हैं, उनको क्यों सिखाते हैं। वैसे ये हमारी अपनी सोच की बात है, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे बच्चों से जिनका ये सिर्फ लगता है कि फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, ये चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब मैथ्स की ज़बान में करते हैं। दीज आर वॉकिंग कैलकुलेटर्स। और ये बच्चे इतने ज़्यादा माहिर हैं, कितने ज़्यादा माहिर हैं, इनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो CEO माइंड एक्सप्लोरर आमिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आप ये जितने जीनियस बैठे हैं इनका बारी बारी ज़रा हमें इंट्रोडक्शन करा दें। ओके, सो ही इज़ इस्माइल जी, student for Abacus Mental Maths program, level 9 qualified. Okay, ये level 9. ये level 9 qualified. Then we have Arsh Farooq, level 8 qualified, waiting for the results. Recently इन्होंने जो अभी international test दिया है. Then we have Arwa Wakar. She has done level 5 and now she is in level 6. Okay. And we have Hadia Ziad.
Hadia Ziad is in level 8 right now. Recently she have complete level 7. सर तो सर ये बताएं व्हाट इज़ ऑल अबाउट ये जो दी माइंड एक्सप्लोरर ये किस तरह आपका काम करता है, किस तरह की ये जो है एक्टिविटी है, किस तरह का ये आपका इदारा है और क्या सिखा रहे हैं आप ज़बरदस्त काम? देखिए, दिस इज़ ऑल अबाउट we are working with the STEAM education. STEAM is science, technology, engineering, arts and mathematics. Great. Okay. With that we have some holistic development program in which we are working with the Abacus mental maths program, the brain gym program and the complex writing program. Okay. So ये जो बच्चे ये holistic development के हवाले से जिसमें ये Abacus को यूज़ करते हैं initially, होता है कि इनिशियली ऑन द टूल एबेकस पर जो है ये कैलकुलेशन करते हैं एंड देन ग्रेजुअली हम इन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं विदाउट टूल आपने कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है. सो whatever they are doing in imagination. There is no physical tool. ठीक है, इनिशियली डेफिनेटली फिजिकल टूल पे काम करते हैं बट ग्रेजुअली ये विदाउट टूल जो है इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स. आई मीन अच्छा वो एबेकस आप है आपके पास? जी जी बिल्कुल एबेकस है. अच्छा मैं देखने वालों को भी बता दूं कि वो ये एबेकस आम ज़बान में ये होता क्या है. तो आपने देखा होगा कि एक टूल होता है, बहुत पुराना काउंटिंग का टूल है और उसको अब उसमें बीड्स लगी होती हैं दिस एंड ऑल दैट. इफ यू कैन शो मी दिस. सो या देयर यू गो. दिस इज स्टूडेंट एबेकस. इट्स लाइक दिस. एग्जैक्टली. ओके, तो इस तरह है. तो इस पे आप इस तरह ये काउंट करते हैं और अच्छा ये तो हमने छोटा सा आपको दिखाया है. ले आए यार, बड़ा भी ले आए, शर्माए नहीं, कोई मसला नहीं है. There you go. Okay, ये आप ले लें. बिल्कुल. So this is abacus और ये ज़माने कदीम में आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि कुछ ग्रीक साइंटिस्ट जो थे वो ऐसे काउंट कर रहे होते थे यूं करके. अब ये ज़माने कदीम से ज़माने जदीद का ये मॉडर्न एबेकस है. एग्जैक्टली. ठीक है जी. दिस इज जापानीज वर्जन ऑफ एबेकस. ये जापानीज वर्जन ऑफ एबेकस है. इसमें अलग अलग चाइनीज वर्जन भी आते हैं, कोरियन वर्जन्स भी आते हैं बट दिस इज द जापानीज वर्जन. दिस इज द जापानीज वर्जन. इसको सोरोबन भी कहते हैं. सोरोबन. सही. अच्छा ये बताइए, ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें तो हमने देखी और जैसे ही मुझे आपने बताया कि ये इमेजिन करते हैं और फिर उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज़ वेरी बिग थिंग. ये एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना ज़बरदस्त और इतना जल्दी इतना एक्टिव उसको प्ले करना और जवाब दे देना आसान नहीं होता. तेरा का पहाड़ा याद ना हो. एग्जैक्टली. मतलब मैथ्स तो मुझे बहुत ज़्यादा, यानी सबसे बुरे मार्क्स जो थे वो मैथ्स में ही आते थे और यहाँ इतने छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए और ये एक्सपर्ट्स हैं. तो सबसे पहले हाँ बिल्कुल इस्माइल से अगर हम शुरू करें तो इस्माइल ये बताइए सबसे पहले तो आपकी हॉबीज क्या हैं, अच्छा लगता है आपको? यस मेरी हॉबी तो यस ऑब्वियसली मैथ्स एंड साइंस. तो सर प्लीज आप कुछ इनसे पूछिए और ये फिर बताएंगे हमें इंस्टेंट रिस्पांस. व्हाई नॉट. इस्माइल, कैन वी डू 3/1 डिवीजन? यस. ओके फाइन. 422 into 2. 211. Good. Nice. You can check it. Okay. I think you have some questions. Yeah. Or I ask if you need that, you should. I don't need that. Okay, fine. But okay. if you want, I can ask it. Because screen पे भी अगर उनको नजर आए कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो क्या है. ओके जी, ठीक है जी. तो अर्श जो है वो यहाँ पर है. तो अगर मैं अर्श से पूछूं, अर्श ये बताइए 63 - 39. ओके अच्छा. 63 - 39. -39. इनसे आप वो पूछे, मैं वो अर्श से डबल डिजिट में पूछ के बताता हूँ कैसे पूछना है. बिल्कुल मुझे दें क्योंकि इसकी स्पीड है. श्योर. ओके फाइन. अर्श, आर यू रेडी? यस सर. वी आर डूइंग डबल डिजिट लॉन्ग. रेडी टू गो? अच्छा मैं तब तक आप ये कर रहे हैं ना, तब तक मैं अपने पास जरा कैलकुलेटर खोल लेता हूँ. Why not? That is really great. हाँ चले, अब मैं अपनी तरफ से भी चेक कर रहा हूँ, स्क्रीन पे चेक करे. चले, लेट्स स्टार्ट. ओके अर्श, 30 40 -45 43 -21 -38 71 -37 12 -17 28 -29 -35 18 32 -48. 4. हैं? ये तो कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया, ये तो मैं लिख भी नहीं पा रहा. अभी तो फैसल ने कैलकुलेट भी नहीं करना शुरू किया है. कैलकुलेट करना, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि मैं 4 माइनस कर लिखूं कब. ओके नेक्स्ट. देखिए अब हम आपको शो करते हैं सिंगल डिजिट का. दिस वाज द डबल डिजिट. ठीक है, सिंगल डिजिट. हादिया, कैन यू डू इट? परफेक्ट. रेडी? ओके फाइन. सिंगल डिजिट लॉन्ग.
16, 3, 3, 1, 4, -1, -8, 3, -4, -9, -1, 9, -4, -4, 2, 8. 18. Oh, You want to that's try really one great. more? Great. Okay, next. Hadia. 1, 5, -5, 9, -1, 1, -7, -3, 4, 9, -1, 1, 3, -8, 1, 4. 18. ओके अच्छा ये तो लिखा हुआ है तो जो देखने वाले वो शायद ये कहें कि जी शायद हाँ, पहले से प्रिपरेशन कर लिए अच्छा मैं अपने हिसाब से अगर कुछ हाँ, करूं बिल्कुल। No worries. जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ठीक है अच्छा मैं स्क्वायर्स पूछ सकता हूँ इनसे स्क्वायर्स लाइक 6 का स्क्वायर एंड दिस एंड ऑल वो आप इसको ब्रेक करके पूछ लें लाइक 6 into 6 ओके चलो जो सबसे छोटी है उनका नाम क्या है अरवा वक्कार अरवा मैं आपसे कैन आई आस्क अच्छा अरवा मुझे बताएं मैं तो छूटते ही मैंने अपने लेवल से छूट गया 6/6 वेरी गुड 12 into 12 12/12 12/12 मल्टीप्लाई गुड 132. 12/12 ओके अर्श पास ऑन टू यू 12 into 12 144. 144 अच्छा हादिया 13/13 नहीं शी इज नॉट फॉर 2/2 मल्टीप्लिकेशन आप 3/1 पूछें इससे वो जवाब देगी Okay. 423/5 423/5 Faisal is also calculating. 2115. Is it right? जी 2115. That's really 2115. nice. Actually, Really nice. 2/2 मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास लेवल 8 और लेवल 9 में अच्छा। ही कैन डू इट He can do it. ये Okay. बिल्कुल चलो, ये अब मैं level आपसे 9 पूछता के ये लेवल 8 के ये level 8 के okay. 14/19 266. यार तुम तो कंप्यूटर से भी तेज हो भाई कमाल, 266 जबरदस्त जबरदस्त। ओके वन मोर अब मुझे मजा आता जा रहा है वन मोर 25 into 13 325. Great. मतलब कि यार क्या मैं कुछ आप ये नाम आपका हुआ आज देम 3/1 डिवीजन 3/1 डिवीजन वो अगर आप पूछो ये देख रही ये सवाल है आपके पास कोई भी आगे वाले पूछ सकते हैं ये वाले ओके 615 divided by 7 87.8. या मतलब डेसिमल भी बता दिया इन्होंने हाँ, आप ये exactly. सोचेंगे कि डेसिमल भी बता रहे हैं ओके वन मोर 115 divided by 3 115 divided by 3 Come on. 38.3. यार Great. That's really great. That's really great. आई होप के वजीर तालीम वजीर बिल्कुल। साइंस सब देख रहे हो तो वजीर मैथ्स जो जी। हैं वो इन्हें बना दें अच्छा अरवा मैं आपसे छोटा सा पूछूं मैं इनसे डिवीजन पूछ सकता हूं दैट्स 2/1 Ready? 2/1 डिवीजन ओके 34 divided by 4 8.5. जबरदस्त जबरदस्त इससे पहले कि मैं मजीद क्वेश्चंस करूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिस विल कीप ऑन गोइंग हाँ बिल्कुल मैं देखता हूँ दुनिया भर में जो है बच्चे दे आर प्रीटी शार्प हम देखते हैं थेसॉरस के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसी तरह मैथ्स के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं पड़ोसी ममालिक के बहुत सारे फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चैम्प्स होते हैं हमारे यहाँ स्पेलिंग बी में बहुत ज़्यादा स्कोप है तो मुझे बताएं हमारे बच्चों के जो माइंड्स हैं आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे वे दे आर स्टक इनटू द मोबाइल्स बेबी शक डू डू उससे बाहर नहीं आ रहे तो आप इनको यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे लेके आए कितना टाइम लगा इनको इस तरह प्रिपेयर करने में देखें अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कहते हैं कि हमारे बच्चों का मैथ्स वीक है मोस्टली हमारे पास जो आते हैं वो मैथ्स का वीक पॉइंट लेकर आते हैं वी गाइड देम के
ये जो प्रोग्राम है दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर मैथमेटिक्स, दैट इज ट्रू, सही, हाँ। बट अदर देन मैथमेटिक्स दे आर इम्प्रूविंग देयर स्किल सेट एज वेल। बट आमिर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं उनका मैथ्स वीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो जिस प्रोग्रामिंग के तहत ये हमें बता रहे हैं, तो ये एक बड़ा इंस्टेंट, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है और इसके लिए बड़ी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो कैसे आप ट्यून इन करते हैं उन बच्चों को जो कि ऑलरेडी मैथ्स में वीक होते हैं और उसके बाद फिर वो आके इस तरह का रिजल्ट्स देते हैं? आई थिंक दैट्स अमेजिंग, दैट्स लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। यस। A for Apple. Why not aeroplane? It can be. Why not obviously. alligator? Yes. Because yes. that is your photographic memory. Why not almonds? हाँ, बिल्कुल। और बादाम खाएंगे तो दिमाग तेज होगा। Exactly. वो ये खाते हैं। I think बादाम तो obviously खाते हैं। So ये क्या, ये आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। What they are doing, इसको अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में इन्होंने प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसको आप देखेंगे इनकी फिंगर्स इस तरीके से मूव करती है। So what they are doing, they are moving the beats in their brain. अच्छा, जबरदस्त। ये पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी पे चलता है। अर्श या कोई भी हमें बता सकता है कि ये जो आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब क्या, किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई करते हो, क्या आपकी प्रैक्टिस होती है, कोई बताओगे इस बारे में? जैसे अगर ये मैं आपको दूं? लेना है अपने ये? नहीं अच्छा, भाई, ऐसे ही सही है, चाहिए। इज परफेक्ट। हाँ। जैसे हम 10 यूनिट्स की रॉगर में माइंड में बिल्कुल फिक्स कर देते हैं पूरा अबेकस, जैसे हमारे माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो चुका होता है। फिर हमें जब भी कोई सम ऐसा करना होता है, हम डायरेक्ट उसी वक्त माइंड में कर सकते हैं, भले हम कुछ भी काम कर रहे हो, भले हमारी प्रैक्टिस हो, हम एक दो सम ऐसे ही। अगर हमारे पास अबेकस, जैसे ये प्रोवाइडेड अबेकस नहीं है हमारे पास, हमारे पास अबेकस पे कुछ मसला है, वो नहीं चल सकता, तो फिर हम वही चीज़ें जो हमें अबेकस पे कर दी है वही हम आराम से माइंड में भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर भी वही आएगा। आंसर भी वही आएगा। और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? टेस्ट में बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और ऐसे ही भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स। अच्छा, तो जब ये प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होते हो तो कभी कभी फेडअप नहीं हो जाता, यार इतनी सारी मैथ्स मैं मतलब कितना कैलकुलेट करूं, कितनी प्रैक्टिस करूं, मतलब थोड़ा होता है ऐसा कुछ? कभी कभी होता है, लेकिन मज़ा आता है। अच्छा, अदर देन दिस आप लोग क्या क्या करते हैं भाई? आप लोग बाहर खेलते हैं बच्चों के साथ, फ्रेंड्स बनाते हैं, या फिर सारा दिन बीट्स के साथ खेलते रहते हैं? हम तो सारा दिन बीट्स के साथ खेलते रहते हैं, मगर कभी कभार बाहर जाते हैं, वरना इसमें सारा टाइम लगा रहता है। और मुझे ये बताएं, अभी तक ये बच्चे compete इन्होंने किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और किस किस की क्या अचीवमेंट है ये बताएं। ये लास्ट ईयर हमारा कंपटीशन हुआ था, इंटरनेशनल कंपटीशन था, जिसमें अबाउट 13 डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमारी कंट्री से 60 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था, जिसमें से 35 जो है वो विन करके आए थे डिफरेंट पोजीशंस में। उसमें अर्श जो है वो हमारे पास लेवल में, आई थिंक सो लेवल 7 में जो है वो ये सेकंड पोजीशन इन्होंने अचीव की थी इनके अपने एज ग्रुप में। ठीक, अच्छा ये बताइए कि अगर इन्हीं की तरह और जो बच्चे हों वो आना चाहें और वो करना चाहें इसी तरह एबेकस के थ्रू, इसी तरीके से ये प्रैक्टिस करना चाहें, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? और दूसरा ये कि जिन बच्चों का मैथ्स बहुत वीक होता है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इसी तरह इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट नॉट अबाउट मैथ्स। मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करता हूँ। हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि ये स्कूल ने जो है कहा है कि ये दे कैन नॉट डू इट। Okay. स्कूल की तरफ से टैग लग चुका है कि दे कैन नॉट डू इट। वो हमारे पास लेके आते, हमने कहा कि लेट्स ट्राई। Okay. ठीक है, हम उनके साथ बैठते हैं, ये काम करवाते हैं स्टार्टिंग में ग्रेजुअली। देखें, हर चीज़ ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकती, इट टेक्स टाइम। ठीक है, सो इनिशियली वो जो है वो स्लो विद एबेकस करना शुरू करते हैं, एंड देन ग्रेजुअली हम उन्हें विदाउट एबेकस पे पुल ऑफ करते हैं। ये तो अभी भी बड़े बच्चे हैं। हमारे पास 5.2 ईयर्स के बच्चों ने परफॉर्म किया है। वाह। लेवल 8 एक हमारी स्टूडेंट थी निवा, उन्होंने 8.7 में जो है लेवल 8 क्लियर किया। शी वॉज रियली गुड। आई मीन जो कैलिबर आपने देखा वो कैलिबर। एक बार फिर हम जरा खेलते हैं, एक तो वर्ड प्ले का नंबर प्ले। आई विल स्टार्ट विद स्माइल सब्सट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो अच्छा, इसको मैं क्या कहूँगा? दिस इज 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये 6 डबल डिजिट है, 6 डिजिट फॉर्म। ओके, यू जस्ट आस्क 62 मेरे पास, मैं आप देखने वालों को बता दूं, मेरे पास 6 डिजिट्स हैं और वो सब्सट्रैक्शन के हैं, ठीक है? मिक्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स है। एडिशन इसमें कैसे पता चलेगा कि एडिशन कौन सा है? जिसके साथ जो साइन है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसके साथ साइन नहीं है दैट इज एडिशन। सो इट्स अ मिक्स बैग, यानी कि ये जो अब फॉर्मूला है
इफ़ आई एम करेक्ट इन दैट के फॉर्मूला. सो देयर यू गो इस्माइल. इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है. 62 माइनस 59 प्लस 17 माइनस 6 प्लस 17 माइनस 8. 23. Brilliant. जबरदस्त. जबरदस्त. दिस इज टू स्लो. अच्छा, ये मैंने स्लो पूछा है. एग्जैक्टली. आप इनसे पूछे कि ये स्लो है या फास्ट है. ये स्लो था, तुम्हारे लिए फास्ट था भाई. ये स्लो था. अच्छा, मैं फास्ट कर दूं. चलिए मैं फास्ट कर देता हूँ. तो 85 माइनस 16 माइनस 58 प्लस 19 माइनस 22 प्लस 17. 25. यार ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे कर सकते हो यार? ओके, अब मैं आता हूँ अरवा पे. ओके अरवा, हम मल्टीप्लाई पे जा रहे हैं. ओके, डबल डिजिट मल्टीप्लाई. 23 इंटू 8. 23 into 8. 184. ये एक बार फिर वाटर कूलर आपके नाम हुआ. और अर्श से मैं पूछता हूँ 63 इंटू 63. 3969. वह भाई. अच्छा, इनसे मैं क्या पूछूं, अगर आप मुझे गाइड करें. हादिया से 2/1 मल्टीप्लिकेशन में हादिया से 3/1 पूछूं मैं. ओके, फिर मैं ऐसे पूछता हूँ. आप अपने पास 123. मैं ये आई एम सो स्लो इन राइटिंग. 123 इंटू 6. 738. माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग. ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो रहा है? स्टिल यू आर टेकिंग टू मच टाइम. आई मीन इसको और टाइम हम स्पेस मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इनसे पूछने में इतना टाइम लगा रहे हैं. हमें तो लग रहा है कि ये इंतहाई क्विक रिस्पांस दे रहे हैं. और ये कैसे पॉसिबल? रियली नाइस. मेरा नेक्स्ट है 184 इंटू 5. 920. हाय हाय, काश आज हम इनामात रखते. और वो इनामात ख़त्म हो चुके होते. नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आप लोग इसको पूरा साल इस एक्टिविटी को करते हैं या फिर ये समर कैंप्स या वेकेशंस में करते हैं? एंड व्हाट आर द चार्जेस एंड ऑल, सो दैट जो वालिदैन देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम अजीज़ व क़ारिब से कि जो बच्चों को छोड़ देते हैं, जा बेटा ले मोबाइल और खेल, खुदा का वास्ता प्लीज़ अपना माइंड इधर शिफ्ट करें प्लीज़. सो बेसिकली ये प्रोग्राम्स हम स्कूल्स वगैरह में भी ऑफ़र करते हैं. इसके साथ रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ें हम स्कूल्स वगैरह में भी जाके ऑफ़र करते हैं. बट थ्रू आउट द ईयर ये हमारे पास जो है ये सैटरडे एंड संडेज में क्लासेस होती है. अच्छा. वीकडेज में हमसे ज़्यादा बच्चे ऑक्यूपाइड हैं. डेफिनेटली बिकॉज दे हैव देयर ओन स्केड्यूल. सो ये हमारे पास वीकेंड्स पर आते हैं और ये सारा प्रोग्राम वीकेंड्स पर होता है. अनफॉर्चुनेटली ये समर्स में नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं है. इट टेक्स टाइम. 8 मंथ्स 9 मंथ्स के बाद जाके रिजल्ट्स नजर आते हैं. आई मीन हम बात करें, फोकस इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, इमेजिनेशन इंप्रूव होती है, ये सारी चीजें होती है. बट इट टेक्स टाइम. ठीक है. सो ये रेगुलर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस मेंटेन नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका कोई एडवांटेज नहीं है. इस वक्त हमारे पास रजिस्ट्रेशंस वगैरह ओपन है फॉर द February बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th Feb. सो इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन सो दे कैन जॉइन. इवन हमारे पास कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो हमें ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करते हैं. सो हमारी कुछ टीचर्स है जो कि ऑनलाइन जो है वो यू आर गेटिंग गुड रिस्पांस इन ऑल थिंग्स. या अल्हम्दुलिल्लाह. जी, थैंक यू वेरी मच. तो हमारे साथ यहाँ पर आमिर साहब मौजूद थे और ज़बरदस्त किस्म के टैलेंटेड बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं. एंड आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड एंड आई सजेस्ट यू कि आप भी इसको एंजॉय ज्वाइन करें. हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली. हाँ, वी कैन आल्सो. हम ज्वाइन कर सकते हैं सर. बिल्कुल, इंशाल्लाह आप आए. जब हमने सीखा तो आप भी सीख सकते हैं. बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे फैसल के वीकेंड्स पे हम भी इनको ज्वाइन कर ले ताकि हमारी भी जो मैथ्स है वो कुछ बेहतर हो जाए. बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका हर किसी को इल्म नहीं होता और कोई इसे शायद बीमारी भी नहीं समझता. आपने देखा होगा अक्सर बच्चे तन्हाई पसंद होते हैं, अलग रहते हैं, बात करने से कतराते हैं, इनके रवैयों में झंझलाहट होती है. वालिदैन इन रवैयों को बच्चों के मिजाज का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं. कभी डांटते हैं तो कभी किसी दूसरे तरीके से उनको डील करने की कोशिश करते हैं. लेकिन
ये सब क्या है, ये ऑटिज़म की अलामात हो सकती हैं। इससे कई अफराद वाकिफ़ ही नहीं हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि वक्त पर तशख़ीस से ऑटिज़म पर काबू पाया जा सकता है ना। ऑटिज़म दुनिया भर में तकरीबन 160 में से एक बच्चे को लाक होता है और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना फारूक, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर लिविंग एंड लर्निंग से रिप्रेजेंट कर रही हैं। डॉक्टर सना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ही मुझे बताइएगा, कुछ हमने भी बताने की कोशिश की ना हो, अब हम आपसे सुनना चाहते हैं ये ऑटिज़म क्या है, और घर बैठे अफराद को ये बताएं कि हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ का कभी सुना भी नहीं होने ने, वो सिर्फ देख रहे हो कि यार मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है तो ऐसा क्यों है, हो सकता है मेरे बाकी 2 बच्चे बहुत एक्टिव हों और ये बच्चा इतना इनएक्टिव नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। बेसिकली ऑटिज़म की जब हम बात करते हैं तो एक परसिस्टेंट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये, ठीक है, कि एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसकी कोई क्योर नहीं है। इसमें बेसिकली बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती हैं। कम्युनिकेशन से मुरादी की बोल चाल से मुतालिक होती हैं, ठीक है। कुछ रिपीटेटिव उनके बिहेवियर्स होते हैं जो वो शो कर रहे होते हैं, इसके अलावा उनके कुछ रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। तो ये मेन 3 कैटेगराइजेशन है सिम्टम्स की, साइंस की, जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑटिज़म के बच्चों के अंदर। ओके और अब इसमें जैसे अगर कुछ आइडेंटिफाई करना चाहें तो क्या यही 3 ब्रॉड इसकी टाइप्स होती हैं या फिर कुछ और भी इसमें? देखिए, जैसे आपने मेंशन किया कि बोलचाल में उनको डिफ़िकल्टी होती है, तो फॉर श्योर उनको कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, आई कांटेक्ट मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, अपने इंटरेस्ट को शेयर करने में डिफ़िकल्टी होती है, दूसरों के साथ दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में, समटाइम्स उनको हैंडल करने में उनको बड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब रूटीन की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूटीन के अंदर बहुत ईजीली एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा की तब्दीलियों के साथ वो साथ साथ अपने मिजाज में तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, उनको ईजीली हैंडल कर लेते हैं। बट जहाँ हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं वहाँ पर उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जो ऑटिज़म से सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए डेली जो उनकी रूटीन में चेंजेस आ रही होती है, उनके साथ कोप अप करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लाइक आप कहेंगे कि एक सिंपल चेंज जो होता है ना, उनके कमरे में अगर एक पर्टिकुलर वे में चीज़ें रखी हुई है और आप उसमें कोई ऑल ऑफ अ सडन एक चेंज ले आते हैं, तो वो भी उनके लिए सम टाइम काफ़ी डिस्ट्रेसफुल होता है। तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो आई थिंक पेरेंट्स इसको नहीं नोटिस कर पाते या उनको नहीं लगता कि ये कोई कंसर्न है, और बड़ा लेट हो जाता है इनको आइडेंटिफाई करने में। इसमें से सबसे ज़्यादा जो आइडेंटिफाइबल हो सकता है वो हो सकता है कि जब कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। अच्छा, जब आपने मुझे बताया कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इससे मैं क्या मतलब समझूं? वो अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं पाते, या फिर वो जुमले मुकम्मल नहीं कर पाते, या फिर वो अटक अटक के बोलते हैं, ये क्या चीज़ है? देखें, जैसे फॉर श्योर अपने जो वो कहना चाह रहे होते हैं बेसिकली उसको क्लियरली वो नहीं बता पा रहे होते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। समटाइम जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस की बात हो रही है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो इतने डिस्ट्रेस्ड होते हैं कि वो बताना चाह रहे होते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, बट लैक कर रहे होते हैं वो स्किल्स को, ठीक है, कि रिसेप्टिव स्किल्स कह लें आप, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस करने में उनको चीज़ों को डिफ़िकल्टी होती है। एट द सेम टाइम जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं तो उस वक्त भी थोड़ा सा एंजाइटी कह लें, डिप्रेसिव स्टेट कह लें, उसके अंदर इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, समटाइम्स अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, इज़ इट बाय बर्थ या फिर हालात भी आपको इसकी तरफ ले जाती है? बिकॉज जिस तरह घर में अगर कोई वालदैन में नाचाकी है तो अक्सर देखते हैं कि बच्चे कानों पे हाथ रख के वो छुप जाते हैं कहीं पे कि वो ना सुने इस चीज़ को, या फिर अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई वायलेंस हो रहा है, तो ये चीज़ बाय बर्थ है या फिर ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं इस चीज़? देखिए, एक बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं कि फैक्टर है ये, ठीक है। जब भी हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करते हैं तो कोई एक फैक्टर लीड नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बायोसाइकोसोशल मॉडल के थ्रू हम चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं। बायोलॉजिकल जैसे आपकी जो केमिकल बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, आपकी जीन्स होती हैं, तो बेसिकली जीन्स से रिलेट करती है ये चीज़।
और बाय बर्थ होती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को एक कंसर्न होता है कि इज़ इट ट्रीटेबल, तो ये क्योरेबल डिज़ीज़ नहीं है, इट्स मैनेजेबल डिज़ीज़, ठीक है। मैनेजेबल के कॉन्टैक्ट्स में अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से मैनेजेबल है, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि कौन कौन से डोमेन में उनको डिफ़िकल्टी होती है, तो उससे रिलेटेड हर एक डोमेन के लिए आपको उनके लिए एक सेपरेट, ये यूँ समझें कि आपको एक फैसिलिटी अवेल करनी पड़ेगी उनके लिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है उनकी जो है वो स्पीच थेरेपी करानी पड़ेगी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आपको उनको कुछ पर्टिकुलर स्किल्स ऑफ डेली फंक्शनिंग लर्न कराने के लिए आपको उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। पेरेंट्स को अपना डिस्ट्रेस मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है समटाइम्स, उनके लिए बड़ी डिस्ट्रेसिंग होती है ये चीज़ कि मेरा बच्चा जो है दूसरों से मुख्तलिफ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि they need to accept the fact that the child is different from other people। दूसरे बच्चों से मेरा बच्चा डिफरेंट है, ठीक है, उसकी नीड्स डिफरेंट है, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट है, तो उसकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अगर आप उसको डील करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डिस्ट्रेस नहीं होगा। जब आपको डिस्ट्रेस नहीं होगा एज अ पेरेंट, तो आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि मैंने अपने बच्चे को अब डील कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक हमारे कल्चर में, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि उनका बच्चा डिफरेंट है। तो अगर आप उस बच्चे को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसकी कैपेसिटी डिफरेंट है, वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है, तो आप उसको फुली एक तरह से फंक्शनल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, अब मुझे आपने जैसे कहा कि हमें ये चीज़, एक तो ये है कि बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते हम, दूसरा ये है कि वी इंडल्ज सो मच इनटू इट, कहीं बच्चे को हम ये ना लगने दें कि यार आप बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। क्या इसका एक तरीका ये नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा इट्स नॉट क्योरेबल, इट्स मैनेजेबल, तो क्या ये इस तरह मैनेज नहीं किया जा सकता कि उनको भी इक्वल ट्रीट करवाएं? क्योंकि कई जगहों पे बच्चों का जहन ऐसे होता है कि वो अगर उनको ये समझाया जाए कि आप सबसे अलग थलग हैं, तो वो बेचारे ऑलरेडी मज़ीद डिप्रेशन में चले जाएं। सो इज़ मैनेजिंग दिस क्योर वन वे इसका ये हो सकता है कि उसको आप इक्वली बच्चों के साथ ट्रीट कराएं, उनका मेल जोल उसी तरह बच्चों के साथ बढ़वाएं, उनकी स्कूलिंग भी उसी तरह करवाएं? देखिए, स्कूलिंग की जहाँ तक बात है, जहाँ तक मेल जोल की बात है, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे उसकी जो एक इमोशनल स्टेट होती है, जो उसके कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप यू कांट चेंज इट, ठीक है। हाँ, बाय द टाइम जब आप उसको इन्वॉल्व करते हैं, जब आप उसके लिए हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, उसको उसी की कैपेसिटी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसको सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप होना शुरू होता है। तो किसी भी इंसान के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करना इट्सेल्फ एक क्योर है, ठीक है। उसको अपने डिस्ट्रेस को मैनेज करने में बड़ी हेल्प हो जाती है। सो जहाँ तक आपका सवाल है कि कि उनको इक्वल लेवल के ऊपर लेके जाए, सेम स्कूलिंग, तो इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर दैम, क्योंकि आप जब एक नॉर्मल स्कूल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ चेंज होता चला जाता है। एग्जैक्टली, फॉर दैम इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट, वेरी चैलेंजिंग फॉर दैम कि वो कोप अप कर सके उस चीज़ के लिए। तो ऑटिज़म से रिलेटेड जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस से रिलेटेड हम खुद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग जो है वो खुद काम कर रहा है। फिर साथ साथ हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि अगर किसी पेरेंट का बच्चा जो है वो ऑटिज़म के साथ है, तो वो कितना कैसा वो परसीव करते हैं उस बच्चे के साथ, क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, हाउ दे आर फीलिंग अबाउट इट, ठीक है। उनके अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को हम सम टाइम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फिर जब आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ में आना शुरू हो जाता है, तो आप एक एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अच्छा, अगर वो इस कैपेसिटी में इस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब हमें कम्युनिटी लेवल के ऊपर क्या चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर ओन कल्चर। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो फॉरेन कंट्रीज़ में आपको लगेगा कि बड़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है। जब आप यहाँ अडाप्ट करने की, उनको यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, तो यू विल फील कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिकल नहीं है। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि अगर क्योरेबल नहीं तो इट्स मैनेजेबल है, और ये पेरेंट्स इसको अगर रियलाइज कर जाएं तो मैनेज हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। लेट्स टॉक अबाउट फैशन। मगर ये फ़ैशन थोड़ा सा अजीब है, था तो कहीं और, मगर अब पाकिस्तान में भी ये फ़ैशन फ़रोग़ पा रहा है। तो क्या है ये फ़ैशन?
रेहान अहमद बताएंगे। मगरबी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जिस्म पर टैटू बनवाने का फैशन फरोग पा रहा है। कराची के एक टैटू स्टूडियो में भी टैटू बनवाने के लिए आने वालों का तांता बंधा रहता है। हम पहुंचे तो इस स्टूडियो में मशहूर अदाकार जोड़ी जवेरिया और शमून अब्बासी की बेटी अंजिला अब्बासी भी टैटू बनवाने के लिए मौजूद थीं, जो टैटू को अपनी शख्सियत और राय के इजहार का जरिया समझती हैं। आई थिंक ये एक तरीका है मेरा मुझे एक्सप्रेस करने का। इट्स सच एन अमेजिंग आर्ट फॉर्म कि आप अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्ट पीस लगा के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा पहला टैटू था, मेरा सन का टैटू है, तो आई रिप्रेजेंट स्पेस। ये एक टैटू है जो मैंने करवाया हुआ है, इट गोज ऑल द वे अराउंड, इट्स फायर एंड दिस इज द ईयर आई वाज बोर्न, इट्स 1998। जिस्म पर टैटू बनवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस अमल के दौरान तकलीफ भी बहुत बर्दाश्त करना पड़ती है। पेनफुल बहुत ज़्यादा है। आई एम 110% के बहुत ज़्यादा पेन है, बट बस एक दफ़ा आपको चस्का लग जाता है तो आप बस करवाते रहते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं एक टैटू करवाने के बाद एक इतना एडिक्टिंग है कि मुझे बार बार आके एक नया टैटू करवाना होता था। टैटू स्टूडियो आने वालों का कहना है कि अपने जिस्म पर बनने वाले नक्श या तहरीर का कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि टैटू पर बार बार नज़र पड़ती है। कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है मेरे लिए कि टैटू का लेज़ी लिखा हुआ है इस पर। पहली बात तो इसको एम्ब्रेस करें कि ठीक है हूँ लेज़ी मैं, लेकिन इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि मैंने रोज़ उठ के कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ परसू करना है अपनी ड्रीम्स को। हुसैन अहमद एक टैटू आर्टिस्ट हैं और गुज़िश्ता 4 साल से कराची में अपना स्टूडियो चला रहे हैं। टैटू बनाने प्रोसीजर जो होता है, बेसिकली क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट अपने डिज़ाइन हमें खुद एक प्रोवाइड करता है। आइदर वो हमें खुद प्रोवाइड कर दे या तो हमारे साथ कुछ अगर मीनिंगफुल चीज़ हम कस्टमाइज उसके लिए डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले उसका डिज़ाइन रेडी होता है, फिर उसका साइज़ और प्लेसमेंट हम डिसाइड करते हैं। फिर वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि छोटा डिज़ाइन तो घंटे 1.5 घंटे बन जाता है, बड़ा डिज़ाइन तो 3-4 घंटे लग जाते हैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर, और फिर एक पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट होकर चलता रहता है इसका। बहुत से लोग होते हैं जो छोटे छोटे डिज़ाइन पे शोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी पूरी पूरी स्लीव होती है और खामोश बैठे रहते हैं। फिर इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, हफ्ते से 2 हफ्ते का, कि स्कैबिंग होती है, उसके बाद न्यू स्किन आती है, और आपकी वो चीज़ आपकी लाइफ आपके हाथ पे जहाँ पे बॉडी पे कहीं भी हो बिल्कुल परमानेंट हो जाती है। हुसैन अहमद ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो टैटू बनवाने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि टैटू की हैसियत पत्थर पर लकीर जैसी ही होती है। जज्बात में आके वो चीज़ नहीं कराएं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है 5 या 7 साल बाद वो चीज़ बुरी लगने लग जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई चीज़ का आपकी लाइफ में मीनिंग है बहुत ज़्यादा, उसका कोई वर्थ रखती है आपकी ज़िंदगी में, तभी अपनी बॉडी पे आप वो चीज़ कराएं, वरना ज़रूरत नहीं है। टैटू एक ऐसी चीज़ है जो कभी रिमूव नहीं होता, अभी कब्र तक आपके साथ जाता है। लेकिन अगर आपने रिमूव करवाना भी है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपका जवानी की गलती थी जो आपको एहसास हो गया बाद में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव करवा सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से। 5 से 6 सेशंस लगते हैं और वो रिमूव हो जाता है। मुमताज़ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर फहद मिर्जा कहते हैं कि तिब्बी नुक्ता निगाह से टैटू बनवाने में कोई मुज़ायका नहीं। टैटू क्या करता है कि एक नीडल के अंदर इंक होती है और वो स्किन का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं डर्मिस। वो डर्मिस के अंदर इंक के पार्टिकल को डाल देता है जाके, ठीक है। नाउ अगर आपकी नीडल साफ़ है, स्टेरिलाइज्ड है और इंक आपकी अच्छी क्वालिटी की है, तो और एक अच्छे क्लीन तरीके से प्रोसेस किया जाए तो ये बिल्कुल सेफ़ है। बहुत कुछ कम लोगों के अंदर थोड़ा सा सुपरफिशियल इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, लेकिन चूँकि ये डर्मिस तक महदूद होता है तो वो वहाँ पे एरिया इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सके। तो अगर इन्फेक्शन होती भी है तो माइल्ड सी इन्फेक्शन होती है, वो आप टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स ले लेंगे, एंटीबायोटिक नॉर्मली ओरल ले लेंगे तो आपको वो क्योर हो जाएगी। सो इट्स अ सेफ प्रोसीजर टू गेट।
डॉक्टर फहद मिर्जा का कहना है कि टैटू बनवाने से पहले ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टूडियो में औजारों की स्टेरिलाइजेशन का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो, वरना एक टैटू नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी सी HIV हो गया टैटू से, बिकॉज आपने नीडल, उन्होंने वही नीडल एक इन्फेक्टेड आदमी पे यूज़ करी, फिर वही पैसे बचाने के लिए वही नीडल आपने नॉर्मल आदमी पे इस्तेमाल करी, तो आपने वो क्रॉस इन्फेक्शन दे दी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नीडल को आप चेंज करें, रीयूज़ ना करें, आप समझ रहे हैं। सो ये अब अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई ऐसी रेगुलेशन तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट बॉडी चेक तो कर नहीं रही है, तो अब ये प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑनेस्ट है अपने क्लाइंट्स के साथ। जिस्म गुदवा कर नक्शो निगार बनाने के इस अमल का सवाल मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी के सामने रखा तो उन्होंने इसे हराम करार दिया। कोई भी ऐसा तकलीफ दे अमल, एक तो कि उसमें तकलीफ हो, वो शरीयत ने बिल्कुल हराम करार दिया, और दूसरा ये कि इस तरह तग़य्युर बिखल्क़िल्लाह कहलाता है कि यानी अल्लाह की क्रिएशन को कुछ चेंज कर देना। तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक की तरफ से रहमत से दूरी है उस शख्स के लिए कि जो इस तरह अपने जिस्म को गुदवाता है। मुफ्ती इमरानुल हक ये भी समझते हैं कि शरई तौर पर ममनू होने के बावजूद अगर किसी ने गलती से टैटू बनवा लिया है तो इससे नमाज की अदायगी हो जाएगी। इसके होते हुए नमाज का पढ़ना, अगर कोई जानदार की तस्वीर है तो नमाज तो फिर भी हमें पढ़नी है और नमाज हो जाएगी, लेकिन कराहत तहरीमी के साथ। कराहत तहरीमी कहलाती है कि यानी वो डिसलाइक इस दर्जे के जो हराम के दर्जे में है, क्योंकि आम उसमें भी है कि हमारे सराउंडिंग में अगर वो पिक्चर डिस्प्ले हुई हुई है और हम वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो नमाज हमारी हुर्मत के दर्जे में आती है, फ़र्ज़ व साक़ित हो गया, लेकिन वहाँ नमाज अदा करना हराम। तो इसी तरह ये अगर हो गया तो वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, लेकिन इसका गुनाह अपनी जगह बरकरार रहेगा। ये नहीं कि वज़ू हो रहा है, गुस्ल हमारा हो रहा है तो वो उसकी वजह से इसकी बनाना जायज़ हो गया। ये बनाना का गुनाह अपनी जगह, चूँकि हमारी बॉडी का हिस्सा बन चुका तो उसके ऊपर जो पानी फिर रहा है, बह रहा है, उससे हमारी तहारत हो जाएगी। लेकिन इसके साथ होने की वजह से मुस्तकिल उसका एक गुनाह अलग मिलेगा, लेकिन नमाज भी हो जाएगी, हज उम्रा सब इबादत अदा हो जाएंगी। इसीलिए कहा कि इसमें फिर तौबा करनी चाहिए इसको कि ये गलत चीज़ उसने कर ली तो उससे अल्लाह पाक से तौबा करता रहे, माफ़ी मांगता रहे। टैटू के बारे में उलमाए दीन की वाज़े राय होने की वजह से फैशन करने वालों की अक्सरियत टैटू बनवाने से गुरेज करती है, मगर कराची के पॉश इलाकों में टैटू बनवाने वालों का तनासुब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जिस्म पर नक्शो निगार बनवाना एक महंगा शौक है, लेकिन चूंकि शौक का कोई मोल नहीं होता, लिहाजा मगरबी मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ये शौक बहुत मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। इस पूरे पैकेज में सबसे अहम बात ये थी कि अगर आप किसी का भी टैटू डिज़ाइन या किसी का नाम लिखवा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लिखवाएं। हो सकता है कुछ सालों बाद वो नाम आपके साथ ना जुड़ा रहे। फिर